नमस्ते मेरे कहानी के साथी, स्वागत है आपका इस गहरी, ठंडी और थोड़ी रहस्यमयी रात में। गांव की रातें, जहां हर कहानी के पीछे कोई न कोई अनकहा सच छुपा होता है। आज की कहानी कुछ अलग है। इसमें मिट्टी की खुशबू भी है और अंधेरे की बेचैनी भी। दो गांवों के धान गेहूं की सीमा पर रातों को किसान पहरा देते थे ताकि जानवर फसलें न उजाड़ दें। लेकिन एक रात पहरेदार ने धीरे से कहा, आज खेत में इंसान नहीं, कोई और घूम रहा था। कहानी शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए, आप किस गांव या किस शहर से सुन रहे हैं और आपके यहां इस वक्त रात के कितने बजे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी बातों से ही यह गांव, यह रात और भी अपनी लगती है। और हां, अगर आपको हमारी यह कहानी सच में अच्छी लगे तो प्यार से सब्सक्राइब कर लीजिए गांव की रातें को। आपका एक सब्सक्राइब इस ठंडी रात में लालटेन की लौ की तरह हमारे दिल को गर्माहट दे जाता है। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब इस खामोश ठंडी रात में कदम रखते हैं उस सीमा की ओर, जहां आज कुछ तो बदला हुआ था और शायद कोई अनदेखा रास्ता किसी अनकही कहानी की ओर बुला रहा था। सर्द हवाओं का पहला झोंका जैसे ही गांव के खपरैल छतों को छुआ, दोनों गांव पथरीपुर और खिरसारी ने एक साथ महसूस किया कि अब रातें लंबी होंगी, ठंडी होंगी और खेतों की रखवाली आसान नहीं रहने वाली। धान और गेहूं के बीच फैली वह पतली सी सीमा, जिसे लोग बस एक लकीर कहते थे, दरअसल दो पूरे गांवों की इज्जत और मेहनत को अलग करती थी। दिन में यह लकीर साधारण मिट्टी थी, पर रात में, खास तौर पर कड़ाके की सर्द रातों में, यह एक अनजाना, डरावना इलाका बन जाती थी। धुंध कभी इतनी गहरी होती कि 5 कदम दूर खड़ा आदमी भी दिखाई न दे। और ऐसे में खेतों को बचाने का काम सिर्फ पहरेदारों के भरोसे था। उस साल दोनों गांवों की पंचायत ने मिलकर यह तय किया था कि सीमा पर हर रात 2 आदमी, एक धान वाले गांव से और एक गेहूं वाले गांव से, साथ में पहरा देंगे, ताकि किसी जानवर या अनजानी हरकत का तुरंत पता चल सके। पहले लोग हंसते थे, अरे रात में कौन आएगा धान गेहूं खाने। लेकिन धीरे धीरे बातें बदली। पिछले सीजन में कई बार दोनों तरफ की फसल अजीब तरह से रौंदी हुई मिली थी, जैसे कोई भारी चीज चली हो, न पैर का निशान साफ, न जानवर का। उसी वजह से पंचायत ने सख्ती की और इस बार पहली रात के पहरे के लिए 2 नाम चुने गए, नंदू गेहूं वाला गांव खिरसारी और भोला धान वाला गांव पथरीपुर। शाम ढलते ही नंदू घर से निकला, हाथ में पुरानी टीन की लालटेन, गर्दन में ऊनी मफलर। हवा में मिट्टी की ठंडक थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर तक उतर जाए। घर की चौखट से उसकी पत्नी सुखपति ने पुकारा, धीरे चलियो नंदू, रात ठंडी है, मफलर कस के बांध ले। नंदू मुस्कुराया, मगर आंखों में हल्की चिंता थी। ठीक है, तुम फिक्र मत करियो, ज्यादा देर नहीं लगूंगा। सुखपति ने उसके हाथ पर उंगलियां रख दी। पिछली बार जैसे खेत रौंदे गए थे, लोग कह रहे हैं कोई जानवर नहीं था, तुम बस होशियार रहियो। नंदू ने सिर हिलाया, पर भीतर कहीं एक हल्का डर बैठ गया। इंसान का डर कभी आवाज नहीं करता, बस मन में जगह बना लेता है। सीमा की तरफ जाते हुए कच्चे रास्ते पर सरसराती ठंडी हवा में धान के झुरमुट की खुशबू तैर रही थी। दूर कहीं बैलगाड़ी की धीमी आवाज, कहीं कोई कुत्ता भौंकता, कहीं पेपाल के पत्ते बजते। हर आवाज रात के सन्नाटे में बड़ी लगती। सीमा पर पहले से खड़ा था भोला, ऊनी कोट, गले में गमछा और हाथ में उसकी पुरानी बांस की लाठी। नंदू को देखते ही उसने हल्की मुस्कान दी। अच्छा हुआ तू आ गया, अकेले में तो हर सरसराहट भी भूत जैसी लग रही थी। नंदू ने मजाक में कहा, तू धान वालों का ऐसा ही है, डर पहले सोच बाद में। लेकिन भोला की आंखों में कहीं एक सच्चा डर था।
वह बोला, डर थोड़ी, बस पता नहीं, आज कुछ अलग लग रहा है हवा में। नंदू ने गंभीर होकर पूछा, क्यों, कुछ देखा क्या? भोला ने सिर्फ इतना कहा, देखा नहीं, सुना है। दोनों खेतों की सीमा पर खड़े हो गए। एक तरफ धान की नमी से भरी खुशबू, जैसे धरती ने अभी अभी पानी पिया हो। दूसरी तरफ गेहूं की पकती बालियों की हल्की महक, थोड़ी मीठी, थोड़ी सुकून वाली। ठंडी हवा बीच से गुजरती तो धान की पत्तियां खन खन बजती, जैसे कोई रात में बात कर रहा हो। नंदू ने धीरे पूछा, क्या सुना था तूने? भोला की आवाज धीमी पड़ गई। जब अंधेरा पूरी तरह उतरा था, धान के बीचों बीच कुछ भारी सा हिला था, ऐसा कि जैसे कोई आदमी खड़ा हो, मगर आदमी की चाल जैसी नहीं थी। नंदू ने लालटेन ऊंची की, किसी जंगली सुअर जैसा। भोला ने सिर हिलाया, नहीं, सुअर फसल तोड़ के भागता है, ये जैसे चुपचाप चल रहा था। दोनों चुप हो गए। धुंध गहराती चली गई, इतनी कि सामने की रेखा भी कम दिखने लगी। नंदू ने कहीं दूर कोई हल्की सी सरसराहट सुनी। वह चौकन्ना हुआ। सुना तूने? भोला ने डरते हुए बोला। हाँ, यही आवाज थी। कुछ पल दोनों बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। हवा थम गई। धान की पत्तियों ने चलना बंद कर दिया। सब कुछ इतना शांत कि नंदू को अपनी सांस तक सुनाई देने लगी। फिर टक टक टक, जैसे कोई मिट्टी पर हल्के कदम रख रहा हो। नंदू ने लालटेन की लौ आगे बढ़ाई, पर धुंध की मोटी चादर ने सब निगल लिया। भोला ने घबराकर कहा, वहीं है, जो भी है, इसी धान गेहूं की रेखा के पास, सीधा बस सामने। नंदू ने पूछा, क्या यह इंसान हो सकता है? भोला ने कांपती आवाज में कहा, इंसान नहीं नंदू, इंसान ऐसे नहीं चलता। और उसकी सांस मैंने सुनी थी, बहुत भारी, बहुत धीमी। नंदू की पीठ में ठंड उतरी, लौ हिलने लगी या हाथ कांपा, उसे खुद समझ ना आया। अचानक धान की झाड़ियों के बीच कुछ बड़ा सा हिला, जैसे कोई छाया उठी हो, जैसे किसी ने सिर मोड़कर उन्हें देखा हो, जैसे जमीन पर कुछ भारी रखा हो और फिर धीरे से सरका हो। दोनों एक साथ पीछे हटे। नंदू फुसफुसाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ एक सांस, बहुत धीमी पर बहुत भारी, ठंडे हवा में तैरती हुई। भोला ने गमछे को कसकर पकड़ा और भयभीत होकर बोला, नंदू, ये इंसान नहीं है। और यहीं उनकी पहली रात के पहरे में कहानी शुरू हुई। धान और गेहूं की लकीर ने पहली बार अपने भीतर छुपी नमी, सन्नाटा और कोई अनकहा सच बाहर फेंक दिया था। और दोनों को लगा जैसे इस सर्द रात ने अपने भीतर कोई पुराना राज हलचल में डाल दिया हो। कुछ ऐसा जो अभी बस शुरू हुआ था। धान गेहूं की सीमा पर घिरी धुंध अब पहले से भी भारी हो चुकी थी। नंदू ने महसूस किया कि उसकी लालटेन की लौ हवा नहीं, किसी और वजह से कांप रही थी। भोला उसके ठीक पास खड़ा था, लेकिन उसके डर की गंध हवा में भर चुकी थी। दोनों एक दूसरे की ओर नजरें मिलाकर समझ चुके थे कि इस रात कुछ वैसा नहीं था जैसा हर साल की ठंड में होता था। टक टक टक, वह कदमों जैसी आवाज फिर सुनाई दी, धीमी, भारी और जमीन में समाती हुई। नंदू ने धीरे से कहा, भोला, पहले चलकर देख लेते हैं, छाया हो सकती है या कोई हिरन। भोला ने झट सिर हिलाया, नहीं नंदू, हिरन ऐसे नहीं चलता, और जो मैंने सुना वो सांस किसी जानवर की नहीं थी। नंदू ने गला साफ किया, तो फिर क्या, भूत प्रेत? भोला ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके पीछे हल्का सा कदम पीछे खिसका। उसकी घबराहट उसी से साफ थी। धान की झाड़ियों के बीच अचानक हल्की सी सरसराहट हुई। नंदू ने लालटेन ऊंची की और हवा में बुझती लौ की झलक धुंध में खो गई। एक पल के लिए जैसे धान की कतारों के पार कोई लंबी सी आकृति खड़ी थी, बहुत धीमी, बहुत स्थिर, और फिर अगली ही सांस में गायब। नंदू हकबका गया, तूने देखा?
भोला ने धीरे से उत्तर दिया, कुछ हिलता हुआ, पर इंसान नहीं था। उनकी आवाजों में अब सिर्फ डर नहीं, उलझन भी थी। सर्द हवा में फसल की नमी और भीतर बढ़ती बेचैनी एक साथ घुल गई थी। नंदू कुछ कदम आगे बढ़ा। मिट्टी में पड़े निशानों पर उसकी नजर अटक गई। निशान किसी पैर जैसे थे, लेकिन बहुत बड़े, लगभग दूने आकार के, और उंगलियों जैसी कोई आकृति भी नहीं दिखाई दे रही थी, बस एक चौड़ा गहरा दबाव। भोला ने झुककर देखा और फुसफुसाया, इंसान का पैर ऐसा नहीं होता नंदू, ये किसका है? नंदू जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मिट्टी में दबे उन निशानों के बीच कहीं बीचों बीच एक छोटा सा गीला काला दागा था, मानो किसी ने मिट्टी पर गीली चीज या कीचड़ से लिपटा पैर रखा हो। वह दागा धान की तरफ से आकर गेहूं की तरफ जाता लग रहा था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहां? दोनों चौंक कर मुड़े। पेपाल के पेड़ के पास से पंडित गोपाल दास आ रहे थे, हाथ में छोटी लौ वाली पीतल की लालटेन और कंधे पर धोती डाले हुए। रात में पंडित का यहां होना असामान्य था। नंदू ने पूछा, पंडित जी, आप यहां इतनी रात में? गोपाल दास की आंखें धुंध में खोती सी दिख रही थीं। उनकी आवाज गहरी थी। मंदिर की घंटी हिली, हवा से हिलती नहीं है ये घंटी, लगा कोई आसपास है। भोला अटकता हुआ बोला, हमने भी कुछ देखा या सुना, पता नहीं क्या। पंडित ने चिंता से उनके चेहरों को देखा। धान गेहूं की सीमा, यह जगह पहले भी अनहोनी देख चुकी है। नंदू चौंका। पहले कब? पंडित ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस मिट्टी के निशानों को देखा और बोला, यह कदम इंसान के नहीं लगते। तीनों अब उस मिट्टी को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई खतरा नहीं, एक कहानी हो। उसी समय हवा अचानक ठंडी होकर बिल्कुल स्थिर हो गई। दानों की हल्की खनखनाहट भी थम गई, जैसे रात खुद अपनी सांस रोककर कुछ इंतजार कर रही हो। और तभी किसी ने दूर धान के अंदर से बहुत धीमे खुरदरे स्वर में फुसफुसाया, कौन पहरा देता है? नंदू के हाथ की लालटेन हिल गई। भोला का चेहरा पीला पड़ गया। पंडित के कदम वहीं ठिठक गए। आवाज इंसानी थी, पर इंसान सी बिल्कुल नहीं, जैसे किसी गहरे कुएं से आती हो या जैसे कोई सांस के बीच में बोलने की कोशिश कर रहा हो। नंदू ने कांपते गले से कहा, कौन है? सामने आओ। आवाज फिर आई, धीरे, भारी। क्यों रोकते हो? रास्ता। भोला जैसे टूट गया। उसने नंदू की बांह पकड़कर फुसफुसाया, नंदू, नहीं, कोई पास मत जाना। नंदू ने हिम्मत करके धुंध में एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक धान की झाड़ियों में कुछ तेजी से भागा, इतना तेज कि हवा भी पीछे रह गई और जाते जाते मिट्टी पर एक और गहरा निशान बन गया, पहले से भी बड़ा। नंदू उसे सिर्फ एक पल के लिए देख पाया। भोला कुछ भी नहीं देख पाया। पंडित ने सिर्फ कदमों की थरथराहट महसूस की, और जब सब शांत हुआ, धान गेहूं की सीमा फिर सामान्य दिखी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वास्तव में कुछ पूरी तरह बदल चुका था। पंडित गोपाल दास धीमे स्वर में बोले, तुम दोनों आज की पहरेदारी यहीं खत्म करो। जो भी था आदमी नहीं था। भोला ने कांपते हुए कहा, हम गांव वालों को बताएं क्या? पंडित ने कड़क आवाज में रोका, नहीं, अभी नहीं, जब तक हम खुद न समझ लें यह बात मत फैलाना। नंदू ने प्रतिरोध करना चाहा, पर भीतर कहीं अपने ही डर ने उसे रोक दिया। तीनों जब वापस लौटने लगे, धान के अंदर कहीं गहराई में एक आखिरी धीमी आवाज आई, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो या जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। और धान गेहूं की सीमा, जो अब तक एक साधारण लकीर थी, एक रहस्य की चौखट बन चुकी थी। उस रात घर जाते हुए नंदू के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर वो इंसान नहीं था तो था कौन? और यह सवाल अभी सिर्फ कहानी की शुरुआत था। रात गहरी होने के बाद भी नंदू की नींद आंखों पर नहीं चढ़ी।
बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत की काली लकड़ी को देख रहा था, जिसका एक सिरा बरसों पुरानी धूप से फीका पड़ चुका था। पर उसकी निगाहें लकड़ी पर नहीं थीं। वे बार बार धान गेहूं सीमा की ओर लौट जा रही थीं। उस आवाज की ओर, उस भारी सांस की ओर और उन निशानों की ओर जो किसी इंसानी पैर से नहीं मिलते थे। सुखबती ने करवट बदलकर पूछा, अब तक सोए नहीं? सुबह भी तो खेत जाना है। नंदू ने अपने माथे पर पड़े पसीने को पोंछा। सहज नहीं लग रहा। रात में जो सुना वो। सुखबती उठकर बैठ गई। उसकी आवाज में प्यार था, पर एक हल्का सा डर भी। कहीं भोला के डर ने तुझे भी डरा दिया? वो तो हल्की सी आवाज पर भी भूत समझ लेता है। नंदू ने सिर हिलाया। नहीं सुखबती, वो कोई जानवर नहीं था। कदम ऐसे पड़ रहे थे जैसे जैसे कोई भारी चीज चल रही हो। उसने बोलते बोलते गला साफ किया, मानो अपनी ही बात से सहम गया हो। सुखबती ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। सुबह तक सब साफ हो जाएगा। रात की बातें रात में ही भयानक लगती हैं। पर नंदू जानता था, इस बार रात ने सिर्फ डर नहीं दिया था, एक निशान छोड़ दिया था जो मिटने वाला नहीं था। सुबह जब सूरज की हल्की किरणें गांव की मिट्टी के घरों को छू रही थीं, सड़कों पर धुएं की पतली परत तैर रही थी, कहीं चूल्हे से, कहीं अंगीठियों से। पथरीपुर और खिड़सारी दोनों गांव अपने अपने दिन में खो जा रहे थे। पर दो आदमी, नंदू और भोला, आज किसी और ही बोझ के साथ उठे थे। नंदू गेहूं के खेत पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन केसरी पहले से ही वहां खड़ी थी, हाथ में छोटी लकड़ी की डलिया जिसमें कुछ गेहूंओं के दाने थे। केसरी ने तुरंत पूछा, भैया रात में क्या हुआ था? गांव में सब कुछ कुछ बोल रहे हैं। नंदू ने चौंक कर पूछा, क्या बोल रहे हैं? केसरी ने आंखें छोटी की। किसी ने रात में चीख सुनी, किसी ने कहा धान की तरफ रोशनी भागते देखी। कोई कह रहा है खेतों में किसी का साया घूम रहा था। नंदू के दिल में डर की धड़कन फिर तेज हो गई। ये सब तो वे तीनों ने किसी से नहीं कहा था, फिर अफवाहें इतनी जल्दी कैसे फैल गई? उसने सख्त आवाज में कहा, केसरी तू इन सब बातों में मत पड़, ये गांव वाले कुछ भी बोल देते हैं। केसरी मुस्कुराई, आप भी तो ऐसे ही बातें छुपा रहे हो। रात में क्या देखा था? नंदू कुछ बोल पाता, इससे पहले खेत के रास्ते से भोला आता दिखाई दिया। भोला के चेहरे का रंग उड़ चुका था, आंखें लाल जैसे पूरी रात सोया ना हो। नंदू ने आगे बढ़कर पूछा, तू ठीक है? क्या हुआ? भोला ने हाँफते हुए कहा, वो निशान, रात वाले निशान आज सुबह भी वही हैं और लग रहा है बढ़ गए हैं। नंदू के पैरों तले जमीन खिसक गई, आवाज उसके गले में अटक गई। कहां? धान गेहूं की रेखा पर ही तीनों सीमा की तरफ बढ़े। धूप अब भी पूरी तरह फैली नहीं थी, लेकिन सुबह की हल्की रोशनी इतनी थी कि मिट्टी को साफ देखा जा सके। और जैसे ही वे सीमा पर पहुंचे, सभी एक साथ थम गए। धरती की मिट्टी पर आज और भी कई निशान थे, वही बड़े भारी गहरे निशान, लेकिन इस बार वे एक सीधी लाइन में नहीं थे। वे घुमावदार थे, जैसे कोई इधर उधर भटक रहा हो, कुछ ढूंढ रहा हो, या शायद किसी चीज के चारों ओर घूम रहा हो। भोला की आवाज कांप गई, नंदू ये इंसान का पैर तो बिल्कुल नहीं, और जानवर भी ऐसे गोल गोल नहीं चलता। नंदू ने मिट्टी में उंगलियां घुसाकर निशान को महसूस किया। मिट्टी गहराई तक दब गई थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज उस पर गिरी हो। केसरी ने धीरे से कहा, ये निशान रात में जब तुम दोनों थे, क्या इतने ही थे? नंदू ने सिर हिलाया, नहीं, एक दो ही थे, ये सब सुबह बने हैं। भोला ने उंगली से दूर इशारा किया, वहां देख, धान की तरफ एक जगह पत्तियां टूटी पड़ी हैं, जैसे कोई बैठा हो या घुटनों के बल झुका हो।
नंदू के भीतर ठंड फैल गई। ये सिर्फ किसी के गुजरने का निशान नहीं था, यह किसी के ठहरने का निशान था। केसरी अचानक थोड़ा आगे चली और धान के बीच एक जगह रुक कर फुसफुसाई, भैया यहां कुछ पड़ा है। नंदू और भोला तुरंत उसके पास पहुंचे। मिट्टी पर एक छोटी सी चीज पड़ी थी, एक पुरानी गीली आधी फटी माला, लकड़ी की काली मोतियां, उन पर लगे कीचड़ के धब्बे और बीच में एक टूटा हुआ तागा। भोला ने सहमे स्वर में कहा, यह किसकी माला है? नंदू ने उसे उठाकर उलट पलट कर देखा। माला किसी साधारण आदमी की नहीं लग रही थी। इसमें कुंडलिनी के चिन्ह उकेरे थे, जिन्हें आम गांव वाले नहीं पहचानते। केसरी ने धीमे स्वर में कहा, भैया ऐसी माला तो मैंने बस एक ही जगह देखी है। नंदू ने पूछा, कहां? केसरी ने डरते हुए उत्तर दिया, पेपाल के पेड़ के पास, देवकली माई के घर में। नंदू और भोला दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पिछली रात वाली आवाज, भारी कदम, अजीब सांस और आज यह माला। क्या यह सब महज संयोग था या कोई पुराना राज खुद को बाहर खींच रहा था? भोला ने फुसफुसाया, नंदू क्या हमें देवकली माई से बात नहीं करनी चाहिए? नंदू ने एक लंबी सांस ली। वह जानता था देवकली माई से मिलना आसान नहीं था। गांव वाले कहते थे, माई सब जानती है पर कुछ ही लोगों से बात करती है। फिर भी आज की सुबह उन्हें वहीं जाना था, क्योंकि पहली बार रहस्य ने खुद आकर उनके सामने अपना टुकड़ा गिराया था। और यही उन निशानों का सबसे बड़ा डर था। वे किसी जानवर या छाया के नहीं थे, वे किसी कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। एक ऐसी कहानी जो शायद गांवों के बुजुर्ग भूलना चाहते थे, पर धान गेहूं की सीमा उसे याद कर रही थी। धान गेहूं की सीमा से लौटते समय नंदू, भोला और केसरी तीनों के कदम सामान्य लग रहे थे, पर दिल की धड़कनें सामान्य नहीं थी। मिट्टी में पड़े अजीब निशान, धान के बीच मिली पुरानी टूटी माला और केसरी का वह एक वाक्य, ऐसी माला तो बस देवकली माई के पास है। इन तीनों बातों ने सुबह की धूप को भी बेचैन बना दिया था। देवकली माई खिड़सारी और पत्थरीपुर दोनों गांवों के बीच पुराने पेपाल के पेड़ के नीचे बनी हुई एक कच्ची टेढ़ी सी कुटिया में रहती थीं। उनके बारे में गांव में दो तरह की बातें मशहूर थीं। कुछ कहते माई सब जानती हैं और कुछ कहते माई सब देख लेती हैं। पर कौन सा सच, कौन सी अफवाह, ये पता नहीं था। सच बस इतना था कि माई से मिलने की हिम्मत हर कोई नहीं करता था। तिनके और सूखी लकड़ियों के बीच चलते हुए तीनों जैसे ही पेपाल की ओर पहुंचे, हवा थोड़ी भारी लगने लगी। पेड़ इतना पुराना था कि जड़ों ने खुद धरती को चीरकर बाहर सांपों की तरह फैलना शुरू कर दिया था। पेड़ को छूने मात्र से एक हल्की ठंडक दौड़ जाती थी, जैसे किसी ने भीतर छुपे रहस्य को छुआ हो। नंदू ने धीमे स्वर में कहा, केसरी तू पीछे रहना, माई कभी कभी बहुत तेज बोलती हैं। केसरी हंसी, भैया मैं बच्ची नहीं हूं। भोला बुदबुदाया, भैया ठीक कह रहा, माई की आंखें ही काफी हैं आदमी का रास्ता भुलाने के लिए। नंदू ने भोला को घूरा, तू डर मत फैलाया कर। भोला ने फिसलती आवाज में कहा, डर नहीं फैलाता, माई को देखकर अपने आप डर फैल जाता है। कुटिया के सामने पहुंचकर नंदू ने खटखटाया नहीं, बस धीरे से बोला, माई हम आए हैं। अंदर कुछ सरसराया, जैसे सूखे पत्तों पर कोई पांव हल्के से खिसका हो। फिर कुटिया का झूलता सा बांस का दरवाजा धीरे से खुला। देवकली माई सामने खड़ी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें चमकती, गहरी, तीखी और सवाल पूछती हुई। उनके बाल सफेद होकर कंधों तक बिखर रहे थे। गले में लकड़ी की कई मालाएं, जिनमें से एक बिल्कुल वैसी थी जैसी आज सुबह मिट्टी में पड़ी मिली, बस टूटी नहीं थी। माई ने तीनों को ऊपर से नीचे तक देखा।
फिर एकदम शांत स्वर में बोली, कई रातों से तुम्हारे खेत बेचैन है, अब तुम भी हो। केसरी की सांस अटक गई। भोला एक कदम पीछे हट गया। नंदू संभल कर बोला, माई, धान गेहूं की सीमा पर कुछ चल रहा है। हमने आवाज सुनी, निशान देखे और माई ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं जानती हूं नंद किशोर। नंदू ठिठक गया। माई ने उसका नाम पूछा भी नहीं था। माई धीरे धीरे कुटिया के अंदर चली और इशारा किया, आओ, जो देखना नहीं चाहते वही देखने का समय आ गया है। अंदर कदम रखते ही तीनों को लगा जैसे वे किसी दूसरे समय में आ गए हों। कुटिया की मिट्टी की दीवारों पर सूखे नीम के पत्ते, कुछ पुराने तांबे के कटोरे, एक टूटा हुआ घंटा और धुएं से काली पड़ी एक तस्वीर झूल रही थी जिस पर महादेव का त्रिशूल बना हुआ था। कमरे के बीचों बीच दिया जल रहा था, लेकिन ज्वाला असामान्य थी, पीले की बजाय नीली, हल्की पर स्थिर। माई तीनों के सामने बैठ गई। उनकी आवाज धीमी थी पर हर शब्द गूंज रहा था। जो निशान तुमने देखे वे किसी जानवर के नहीं थे और न ही किसी साधारण इंसान के। भोला कंप आया। फिर किसके? माई ने केसरी की तरफ देखा। जिस चीज को तुम लोग छाया कह रहे हो वह छाया नहीं, एक राहगीर है। नंदू उलझ गया। राहगीर? कौन सा राहगीर पत्तों के बीच सांसें भरता है? माई की आवाज धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। हर राहगीर जीवित नहीं होता नंदू। कुछ राहगीर सालों बाद लौटते हैं। भारी सन्नाटा। केसरी की आंखें फैल गईं। कौन लौट कर आया है माई? माई ने दिए की नीली लौ को देखते हुए कहा, वो जिसका रास्ता तुम दोनों गांवों ने मिलकर छीन लिया था। नंदू और भोला दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। छीन लिया? किसका रास्ता? माई ने अपने पुराने बक्से से कुछ निकाला। वह थी ठीक वैसी ही माला जैसी मिट्टी में मिली थी, बस बिल्कुल नई। उन्होंने धीरे से पूछा, यह माला कहां पाई? नंदू ने जवाब दिया, धान के अंदर, उस जगह है जहां कोई शायद रुका था। माई की सांस भारी हुई। उनकी आंखों की चमक अचानक मंद पड़ गई। तो वह आ चुका है। भोला कांप गया। कौन? माई ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बहुत पुरानी याद उसके भीतर से उठ रही हो। 13 साल पहले धान गेहूं की सीमा पर एक आदमी गायब हुआ था जिसे दोनों गांवों ने भूल जाना ही बेहतर समझा, पर वह भूला नहीं। नंदू की रीढ़ में ठंड उतर गई। भोला के होंठ सूख गए। माई, क्या वही वापस आया है? माई ने सिर झुकाया। हां। सन्नाटा, हवा भारी, पेपल के पत्तों की दूर से आती खनक, जैसे कोई कहानी की धड़कन बन गई हो। माई ने तीनों को देखते हुए कहा, और तुम नंदू, भोला और केसरी अब उस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। राहगीर का रास्ता रुका था, अब वह अपना रास्ता खुद बना रहा है। नंदू ने धीमी आवाज में पूछा, वह चाहता क्या है? माई की आंखें नीली लौ में चमकी। सच? केसरी की सांस तेज हो गई। कौन सा सच? माई ने फुसफुसाते हुए कहा, वह सच जिसे पंचायत ने मिट्टी में दबा दिया था, जिसे दोनों गांव भूलना चाहते थे, जिसकी शुरुआत कुएं से हुई और अंत आज धान गेहूं की सीमा तक पहुंचा है। देवकली माई की यह बात उनकी दुनिया की बुनियाद हिला देने वाली थी। कुएं का जिक्र, धान गेहूं की सीमा और वह राहगीर सब एक दूसरे से जुड़े थे। माई ने अंतिम बार चेतावनी देते हुए कहा, आज से सावधान रहना। जो कदम तुमने देखे वे अब भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, और जब कोई भूला हुआ रास्ता मिलता है तो पुराना दर्द भी साथ चलता है। नंदू, भोला और केसरी कुटिया से बाहर निकले, पर जो ठंड बाहर थी वह उनके भीतर से कम थी। कहानी अब सिर्फ डर की नहीं थी, यह पुराने गुनाहों, दबे हुए सच और लौट आए एक रहस्यमय राहगीर की कहानी बन चुकी थी।
धान गेहूं की सीमा अब केवल एक फसल की सरहद नहीं थी, यह उस सच का मुहाना थी जिसे मिट्टी ने 13 साल से छुपा रखा था। देवकली माई की कुटिया से बाहर निकलते ही पेपाल के पत्तों की खनक जैसे अचानक भारी हो गई। धूप सिर पर थी, हवा हल्की चली रही थी, पर तीनों, नंदू, भोला और केसरी के भीतर की ठंड किसी और ही वजह से उठ रही थी। माई के शब्द एक एक कर मानो उसी पेड़ की शाखाओं पर टंगे रह गए हों। 13 साल पहले जिसका रास्ता तुम लोगों ने रोका था, वह वापस आ चुका है। केसरी रास्ते पर चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर कुटिया को देखती रही। उसकी आंखों में जिज्ञासा कम नहीं हुई थी, उसे रहस्य डराते कम, खींचते ज्यादा थे। भोला ने धीरे से पूछा, नंदू, 13 साल पहले कुछ हुआ था क्या? हम तो छोटे थे तब। नंदू ने सिर हिलाया। मुझे भी पूरा याद नहीं, बस इतना कि तब सीमा के पास कुछ हुआ था और गांव वालों ने कई दिनों तक खेतों में जाना बंद कर दिया था। केसरी बीच में बोली, और वह कुआं जिसका जिक्र माई ने किया, पिछले साल किसी ने उसके पास कदम भी नहीं रखा था। भोला कांपते हुए बोला, हम उस कुएं के पास जाते क्यों नहीं? वहीं से शायद सुराग मिले। नंदू ने चौंक कर कहा, तू पगला गया है क्या? अभी माई के ही कहे हुए शब्द दिमाग में हैं। राहगीर अपना रास्ता ढूंढ रहा है, ऐसे में उसके पास खुद जाकर खड़े हो जाएं। भोला ने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, तो क्या करेंगे? देखा तो था, धान के अंदर कोई चल रहा था, कोई सीधी चाल नहीं। बात अधूरी छोड़कर वह चुप हो गया। तीनों अपने अपने डर में खो गए। शाम ढलने लगी। खिड़सारी और पत्थरीपुर के बीच की हवा धीरे धीरे धुंध से भरने लगी। सरसों के खेतों के पीले फूल भी धुंध की सफेद चादर में आधे छिप गए। इस बार पहरा सिर्फ 2 लोगों का नहीं था, नंदू और भोला के साथ डर भी साथ खड़ा था। जैसे ही रात गहराई, मरियल सी लालटेन की लौ लेकर दोनों फिर सीमा पर पहुंचे। केसरी दूर से ही उन्हें जाते देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, पर वह जानती थी उसे साथ नहीं लिया जाएगा। धान की पत्तियों में हल्की नमी थी और गेहूंओं की बालियां हवा से झूमकर टूटे हुए छाया चित्र बना रही थीं। भारी सन्नाटे में दोनों चुप थे, बस कदमों की हल्की धंसी आवाज मिट्टी पर पड़ रही थी। अचानक खर खर, धान की कतारों के बीच कोई सरसराहट। भोला ने कांपते हुए कहा, वही आवाज। नंदू ने लालटेन ऊंची की, लौ हिलकर असमंजस भरा पीला घेरा बनाने लगी। फिर एक छाया धान की पत्तियों के पीछे से धीरे धीरे खड़ी होती दिखाई दी। नंदू की धड़कन तेज, भोला की उंगलियां लाठी पर कस गईं। छाया इंसानी ऊंचाई की थी, पर उसका आकार अजीब ढंग से टेढ़ा था, जैसे कंधे एक तरफ झुके हों और गर्दन दूसरी ओर। नंदू फुसफुसाया, कौन है वहां? छाया नहीं हिली, सिर्फ सांस की भारी आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से थक कर आया हो। भोला ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। नंदू, ये वही है, वो राहगीर। नंदू एक कदम आगे बढ़ा। हम पहरेदार हैं, बात करो, सामने आओ। छाया ने अचानक अपना सिर उठाया, मानो हवा को सूंघ रही हो। धान की पत्तियां उसके आसपास एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और फिर धड़ाम, वह झटके से धान के अंदर अंधाधुंध भागी, इतनी तेज कि दोनों को सिर्फ हवा की दिशा बदलने से पता चला कि कोई अभी अभी यहां से गुजरा है। दौड़ नंदू, भोला लगभग चिल्लाया। दोनों भागे। लालटेन उछलती रही, छाया आगे, वे पीछे। धान की पत्तियां एक दिशा में झुकती जाती। यह साफ था कि कुछ बड़ा और भारी अब भी उस दिशा में गया है। छाया धुंध में गायब होती, फिर धान के बीच दिखाई देती, मानो उन्हें अपने पीछे बुला रही हो। अचानक वह रुक गई। नंदू और भोला भी रुक गए। सांस तेज, आंखें फैल गईं। छाया ठीक कुएं के पास खड़ी थी, उसी पुराने कुएं पर जिसका जिक्र देवकली माई ने किया था।
कुएं की ईंटें जगह जगह टूटी थीं। उसके आसपास घास उगी हुई थी और कुएं के भीतर से हल्की नमी की गंध और अजीब ठंडक आ रही थी। छाया कुएं की दीवार पर झुकी हुई थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो या जैसे कोई याद उसे भीतर खींच रही हो। फिर उसने अपना सिर बहुत धीरे, बहुत अप्राकृतिक ढंग से घुमाया और पहली बार नंदू ने देखा। उसके चेहरे का बायां हिस्सा जैसे धुंध में घुला हुआ था, मानो चेहरे का एक भाग मिट्टी पर छूट गया हो और दूसरा उसके साथ चल रहा हो। भोला चीख पड़ा, नंदू भाग, ये इंसान नहीं है। पर नंदू वहीं खड़ा रहा, जैसे उसकी आंखें किसी पुराने सच से भिड़ गई हों। छाया ने होंठ हिलाए, बहुत धीमे, इतना कि आवाज हवा में टूट गई। क्यों? रोका। मेरा रास्ता। नंदू के कानों में माई के शब्द गूंज उठे। राहगीर का रास्ता चुराया गया था। अचानक छाया कुएं में झपाक से कूद गई, जैसे कोई पत्थर गिरा हो। छपाक। नंदू और भोला दोनों कुएं के किनारे पहुंचे, पर अंदर सिर्फ काली गहराई और एक धीमी बुझती सी आवाज थी। नंदू की आवाज कांप गई। कुएं में? भोला ने डर से कहा। कुएं में पानी नहीं है। फिर वो कूदा क्यों? नंदू ने कांपते शब्दों में कहा। वो यहां कुछ ढूंढ रहा था, शायद वहीं खोया था। पहली बार नंदू को महसूस हुआ, ये कोई साधारण रहस्य नहीं, ये कोई अधूरा इतिहास था। और अब धुंध की इस परछाई ने उन्हें सीधे उस कुएं तक पहुंचा दिया था जिसका जिक्र 13 साल से किसी ने नहीं किया था। धान गेहूं की सीमा की कहानी अब सिर्फ सरसराहट की नहीं थी, ये गुजरे हुए किसी दर्द का लौटना था। कुएं के पास की उस रात को नंदू और भोला की सांस जैसे किसी ने अंदर ही कैद कर दी हो। दोनों देर तक कुएं की काली गोलाई में झांकते रहे, पर नीचे सिर्फ अंधेरा था, गाढ़ा, चिपचिपा अंधेरा, जैसे कोई पुरानी याद सालों बाद अपने गले से कराह निकाल रही हो। दोनों जब गांव की तरफ लौटे, उनके कदम भारी थे और दिमाग सुन्न। धुंध से घिरा रास्ता जैसे उनसे हर कदम पर सवाल पूछ रहा था। वो कौन था? वो क्यों आया था? वो इस कुएं तक ही क्यों रुका? उस रात की डरावनी खामोशी पूरे गांव में फैल चुकी थी। भले किसी ने देखा ना हो, पर हवा में कुछ बदल चुका था। सुबह होते ही गांव के सवेरे की वो आम आवाजें, किसी के चूल्हे का धुआं, किसी के बैल की घंटी, किसी बच्चे का रोना, सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर नंदू के भीतर का तूफान थम नहीं रहा था। उधर पंचायत के चौक में कुछ लोग जमा होने लगे थे। हरिराम मुखिया पहले से वहां थे। मोती सी आंखें, मोटा खादी का कोट और चेहरे पर हमेशा की तरह सख्त भाव। उनके आसपास 4-5 बुजुर्ग खड़े थे, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो। नंदू और भोला वहां पहुंचे तो लोगों ने उन्हें देखकर धीमी धीमी फुसफुसाहट शुरू कर दी। यही दोनों पहरेदार थे। रात को कुछ देखा है शायद। धान गेहूं की सीमा में फिर कुछ हुआ। मुखिया हरिराम ने गहरी आवाज में कहा, आओ नंद किशोर, और तू भी भोला। रात में क्या देखा? भोला ने घबराए स्वर में कहा। कुछ चल रहा था खेत में। हरिराम ने आंखें छोटी की। जानवर? नंदू ने सीधे कहा। नहीं, ना जानवर, ना इंसान। भीड़ में हलचल हुई। कुछ और लोग जुटने लगे। किसानों की सांसें तेज, औरतों की फुसफुसाहटें तीखी। हरिराम ने सख्त स्वर में पूछा, सीधे सीधे बताओ, देखा क्या? नंदू ने आवाज धीमी करते हुए कहा, धान के बीच एक परछाई, और वो कुएं तक भागी। यह सुनते ही एक बुजुर्ग किसान रघुवर कांपते हुए बोला, कुएं? वही पुराना कुआं? दूसरा बोला, 13 साल से बंद पड़ा था। केसरी, जो थोड़ी दूर खड़ी थी, आगे बढ़कर बोली, उस कुएं को बंद किसने किया था? क्यों किया था? भीड़ में अचानक सन्नाटा फैल गया।
जैसे केसरी ने कोई पवित्र चुभते हुए राज पर उंगली रख दी हो। हरिराम मुखिया ने तेज नजर से केसरी की ओर देखा। ये पंचायत की बात है लड़की, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं। पर केसरी पीछे नहीं हटी, उसकी आवाज तीखी थी। ध्यान रखना मुखिया जी, हम फसल की रखवाली कर रहे हैं, किसी झूठ की नहीं। लोगों में फुसफुसाहट बढ़ गई। हरिराम का चेहरा लाल हो गया, पर वह चुप रहा, जैसे कुछ याद उसके भीतर से दर्द की तरह उठाया हो। तभी पंडित गोपाल दास मंदिर की तरफ से आते दिखे, धीरे धीरे, हाथ में वही पीतल की लालटेन लिए जिसकी रोशनी हमेशा जैसे किसी रहस्य को उठाए रहती थी। उन्होंने आकर कहा, मुखिया जी, बात बनावटी नहीं लग रही। बीती रात मंदिर की घंटी अपने आप हिली थी। एकदम से लोगों ने सांसें रोक ली। गोपाल दास ने आगे कहा, कुएं की तरफ कहीं चुपचाप कुछ कुछ जागा है। भोला ने झट कहा, हाँ पंडित जी, हमने आवाज भी सुनी, जैसे कोई बोल रहा हो। क्यों रोका मेरा रास्ता? यह सुनकर मुखिया जी के चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया। उन्होंने गर्दन झुका ली, उनकी उंगलियां आपस में कस गईं, जैसे दिल पर कोई पुराना बोझ बैठ गया हो। थोड़ी देर सन्नाटे के बाद मुखिया ने साफ शब्दों में कहा, कुएं का जिक्र फिर मत करना, वहां कुछ नहीं है। 13 साल पहले जो हुआ था उसे भूल जाना ही ठीक है। नंदू ने पहली बार मुखिया की आंखों में एक डर देखा, वह डर जो सच्चाई से भागते लोगों में होता है। उसने धीमे स्वर में कहा, मुखिया जी, कुछ भी भूलने से मिटता नहीं। अगर कोई वापस आया है तो वो कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ऐसा जिसका जवाब आप लोगों के पास है। धीरे पर पूरे चौक में गूंज जाने लायक। सच तो उस कुएं में दबा है मुखिया जी, और जो दबाया जाता है वो लौट कर आता ही है। सन्नाटा। हरिराम ने उसे घूरा, पर कुछ बोल नहीं पाया। गोपाल दास धीरे से बोले, आज रात का पहरा बहुत भारी है। भोला ने डर से नंदू की तरफ देखा। हम 2 ही रहेंगे क्या? पंडित ने कहा, आज से 4 आदमी रहेंगे। हरिराम ने विरोध करना चाहा, पर गांव वाले पहली बार उसकी बात से असहमत दिख रहे थे। नंदू ने पहली बार महसूस किया, गांव का डर एक तरफ खड़ा है और सच की परछाई दूसरी तरफ, और वह धीरे धीरे दोनों के बीच के रास्ते की ओर बढ़ रहा था। लोग धीरे धीरे बिखरते गए, पर मुखिया हरिराम अकेले खड़े रहे। उनकी आंखें कुएं की दिशा में गड़ी थीं, जैसे 13 साल पुरानी कोई याद उनकी ओर वापस देख रही हो। नंदू ने देखा, मुखिया जी की उंगली अनजाने में एक दिशा में उठ रही थी, धान गेहूं की सीमा वाली दिशा में, और उनकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा गुनाह दिख रहा था। दोपहर ढलते ही खिड़सारी और पत्थरीपुर के बीच की हवा कुछ अलग सी लग रही थी, मानो दिन की धूप भी किसी अदृश्य डर को छूकर गुजरी हो। धान गेहूं की सीमा पर बने उस पुराने शिव मंदिर में आज लोगों की आवाजें कम थीं, पर हवा में अनजानी बेचैनी ज्यादा। मंदिर हमेशा शांति देता था, पर आज मंदिर खुद किसी और आवाज को सुन रहा था। नंदू खेत से लौटकर आया था, पर मन बार बार उस कुएं और उस परछाई पर अटक रहा था। भोला घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था, और केसरी सुबह से मंदिर के आसपास घूमती रही, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। शाम ढलते समय पंडित गोपाल दास मंदिर की सीढ़ियों पर गाय के घी का छोटा दिया रखकर प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों में चिंता की लहरें थीं। अचानक पीछे से एक पत्ती खड़की। उन्होंने मुड़कर देखा, केसरी खड़ी थी। गोपाल दास ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्यों आई हो बेटी? केसरी ने धीमे स्वर में कहा, रात की बातों ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। पंडित ने सिर हिलाया। सच हमेशा चैन नहीं देता। केसरी ने नजरें झुकाई। पंडित जी, उस कुएं में क्या हुआ था 13 साल पहले? गोपाल दास चौंके। उनकी उंगलियां दिए के पास स्तब्ध रह गईं।
उन्होंने उत्तर देने से पहले चारों ओर देखा, मानो कोई सुन रहा हो। वह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, केसरी बोली, पर वह सब हम तक आ चुका है, हमारे खेतों तक। पंडित ने आह भरी, उनकी आंखें धुंध में खो गईं। वे जैसे कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टनननन। पंडित गोपाल दास डर कर पीछे हटे। केसरी भी चौंक गई। हवा इतनी शांत थी कि घंटी हिल भी नहीं सकती थी, पर उसकी आवाज जैसे किसी डर के दिलों को छू रही थी। गोपाल दास हड़बड़ा कर बोले, पीछे हटो बेटा, पीछे हटो। इसी क्षण दोनों की नजर मंदिर की सबसे निचली सीढ़ी पर पड़ी। वहां कुछ रखा था, धीरे धीरे जैसे अपनी उपस्थिति खुद महसूस करा रहा हो। सीढ़ी पर हल्की मिट्टी लगी हुई एक माला पड़ी थी, उसी तरह की जैसी कुएं के पास मिली थी और जैसी माई ने पहनी थी। पर यह माला किसी ने बस फेंकी नहीं थी, इसे सीढ़ी पर सटीक जगह पर रखा गया था, जैसे कोई संकेत। उसके बीच में एक छोटा सा लाल धागा था, जिस पर गीला कीचड़ लगा था और 2 उंगली जैसे निशान। केसरी ने धीरे से कहा, यह वही राहगीर है। गोपाल दास की आंखें फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह माला संयोग से नहीं आई, यह याद की माला है और मंदिर की दहलीज पर इसका होना बहुत बड़ा संकेत है। केसरी ने पूछा, कौन सी याद? गोपाल दास कुछ बोलते बोलते रुक गए, फिर उन्होंने फर्श की तरफ नजरें झुकाईं। 13 साल पहले यह इसी सीढ़ी पर खून की बूंदें गिरी थीं। केसरी की सांस अटक गई। खून? किसका? गोपाल दास धीरे से बोले, एक आदमी का, जिसे दोनों गांवों ने एक साथ खोजा था, पर पाया नहीं। केसरी ने तुरंत पूछा, उसका नाम? गोपाल दास का चेहरा पीला पड़ गया। नाम लेने का समय नहीं आया अभी, लेकिन वह माला उस आदमी की ही थी। इतने में मंदिर की सीढ़ियों पर कदमों की एक भारी आवाज गूंजी, धप धप धप। केसरी मुड़ी और देखती रह गई। धुंध के पार 2 आकृतियां आ रही थीं, नंदू और भोला। दोनों हाँफ रहे थे। नंदू ने तेज आवाज में पूछा, पंडित जी, आपने भी देखा? गोपाल दास ने गंभीरता से कहा, घंटी खुद चली। भोला ने कांपते हुए कहा, हमें खेत से मंदिर की ओर खींचती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, आओ देखो, समझो। केसरी ने माला की ओर इशारा किया। उसने फिर कोई निशान छोड़ा है। नंदू ने माला उठाने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां जैसे अचानक ठंड में जम गईं, मानो माला में किसी की ऊर्जा अभी भी बाकी हो। भोला डर कर पीछे हट गया। ये जिंदा लगती है, गोपाल दास ने धीमे स्वर में कहा। यह माला तू नहीं उठा सकता, नंद किशोर। नंदू ने पूछा, क्यों? गोपाल दास की आंखें रहस्यमय थीं। क्योंकि जिसकी यह माला थी, उसके मरने का पाप किसी और का है, तुम्हारा नहीं। भोला ने चौंक कर पूछा, पाप? तो क्या किसी ने उसे? गोपाल दास ने सिर हिलाया। हाँ, और वही पाप अब धूंध बनकर खेतों में लौट आया है। इसी क्षण एक और आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत धीमी, जैसे मंदिर की दीवारों में किसी की सांस फंसी हो। रास्ता दो। भोला के होंठ सूख गए। नंदू। वही आवाज, वही। केसरी कांपकर नंदू की बांह पकड़े बोली, भैया, वह मंदिर तक आ चुका है। मंदिर की नीची सीढ़ी पर पड़ी माला अब हल्का सा हिल रही थी, तेज हवा से नहीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। गोपाल दास ने हड़बड़ी में कहा, आज रात बहुत भारी है, राहगीर अब मंदिर की दहलीज तक पहुंच चुका है। अगला कदम धान गेहूं की सीमा नहीं होगा, कुछ और होगा, कुछ बड़ा। नंदू ने धीरे से कहा, पंडित जी, वह आखिर चाहता क्या है? गोपाल दास की आवाज अंधेरे जितनी गहरी थी। सिर्फ एक चीज, वापस वही पाने के लिए जिसे 13 साल पहले गांव वालों ने उससे छीन लिया था। और मंदिर की घंटी अचानक
बिना हवा के फिर बज उठी। टन। रात गांव पर उतर चुकी थी। वही पुरानी ठंड, वही धुंध, पर आज की हवा में कुछ और भी था। कुछ ऐसा जिसे ना आंख देख सकती थी, ना कान सुन सकते थे, पर दिल ठंडा पड़ रहा था। धान गेहूं की सीमा से लेकर मंदिर की सीढ़ियों तक आज हर जगह किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। और इसी बेचैनी के बीच गांव की सबसे खामोश जगह पंचायत चौक में एक अनजानी हलचल शुरू हो चुकी थी। अंधेरे में 3-4 लालटेनों की झिलमिलाहट धीरे धीरे चौक को एक रहस्यमय रंग दे रही थी। चौक में 1.5 दर्जन से ज्यादा आदमी जमा थे। बीच में बैठे थे हरिराम मुखिया। उनके चेहरे की शिकनें आज ज्यादा गहरी थीं, जैसे 13 साल पुरानी कोई रात उनके दिल पर फिर से लौट आई हो। तभी पंडित गोपाल दास पास आकर बोले, मुखिया जी, बात को छुपाने से फायदा नहीं। मंदिर की सीढ़ियों पर माला रखी गई है, यह संयोग नहीं है। हरिराम ने दांत भींचते हुए कहा, मुझे सब पता है। गोपाल दास ने गहरी सांस ली। तो फिर आज सबको बता दो, 13 साल पहले हुआ क्या था? भारी सन्नाटा। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी समय धीरे धीरे नंदू, भोला और केसरी चौक की तरफ आए। तीनों के चेहरे पर वही बेचैनी थी, कुएं वाली रात की दहशत और मंदिर की सीढ़ियों पर रखे चिन्ह की धड़कन। हरिराम ने उन्हें देखते ही कठोर आवाज में पूछा, तुम तीनों यहां क्यों आए? केसरी बिना डरे बोली, क्योंकि सच हम सबको जोड़ता है और झूठ सिर्फ आपको ढकता है। कुछ आदमी हड़बड़ाकर फुसफुसाने लगे, लड़की है पर बात तेज करती है, सच बोल रही है पर मुखिया को सुन नहीं पा रहा। हरिराम ने केसरी को घूरा, पर इस बार वह उसे रोक नहीं पाया। वह खुद भीतर से टूटा दिख रहा था। भोला अचानक बोल पड़ा, मुखिया जी, हमने परछाई देखी है, वही राहगीर जिसे माई ने बताया था। हरिराम की गर्दन झटके से उठी। माई की बातों पर भरोसा मत करना, उसकी बातें गांव को उलझा देती हैं। नंदू गुस्से को दबाते हुए बोला, परछाई सच्ची है, कुएं में कूदा था वो, मंदिर तक आया, अब क्या इससे बड़ी गवाही चाहिए? हरिराम ने तुरंत कहा, जो तुमने देखा वह डर था, भ्रम था, किसी जानवर का साया था। इस पर पंडित गोपाल दास का स्वर पहली बार कठोर हो गया। अगर वह जानवर होता तो मंदिर की घंटी अपने आप नहीं बजती। भीड़ अचानक शांत हो गई। हर आदमी ने पंडित की तरफ देखा। पहली बार ऐसा हुआ था कि पंडित ने मुखिया को यूं काटा हो। हरिराम ने अपनी आंखें नीची कर ली, जैसे किसी ने उसके पुराने घाव पर उंगली रख दी हो। धीरे धीरे गांव के बुजुर्ग रघुवर आगे आए। उनकी झुकी कमर, सूखे होंठ और कांपते हाथ कुछ कह रहे थे। मुखिया जी, 13 साल पहले जो हुआ था वो हम सबकी गलती थी। भीड़ में हलचल मच गई। एक और बुजुर्ग ने कहा, हमें सच बता देना चाहिए। हरिराम ने दबी आवाज में कहा, सच तो किसी को सहना भी नहीं आएगा। केसरी बोली, आज रात कोई फैसला नहीं चाहिए, आज रात सिर्फ सच्चाई चाहिए। गोपाल दास ने सिर हिलाया, सच कहने का वक्त आ चुका है हरिराम। कुछ मिनट का भारी सन्नाटा। हरिराम की सांसें तेज, उसके हाथ कांप रहे थे। अंततः मुखिया जी ने धीरे धीरे कहा, 13 साल पहले पत्थरीपुर और खिड़सारी के बीच सीमा को लेकर सबसे बड़ा झगड़ा हुआ था। नंदू और भोला आगे खिसक कर बैठे। केसरी का दिल तेज हो गया। गांव वाले सांसें रोक कर सुनने लगे। झगड़े के बीच एक आदमी, नानी नाम का, सीमा पर रात में गायब हो गया। नंदू का दिल धक से हुआ। केसरी फुसफुसाई, नानी? कौन नानी? हरिराम ने कहा, नानी एक साधारण किसान था, पर उसके पास सीमा का कागज था, एक ऐसा कागज जो बताता था कि धान गेहूं की रेखा कहां होनी चाहिए। भोला चौंक पड़ा। मतलब जमीन का असली सच। हरिराम ने सिर हिलाया, हाँ,
उस कागज से दोनों गांवों में अधिकार बदल जाते, बहुत लोग बेघर हो जाते। नंदू ने खामोश होकर पूछा, फिर नानी के साथ क्या हुआ? मुखिया जी का चेहरा सख्त हो गया। उस रात भारी बारिश थी। कहा गया कि वह कुएं में गिर गया, पर सच्चाई सच्चाई किसी ने नहीं देखी। भीड़ में सिहरन फैल गई। गोपाल दास ने धीरे से कहा, और कागज? हरिराम की आंखें पथरा गईं। कभी नहीं मिला। पंडित गोपाल दास ने गंभीर स्वर में कहा, तो यह परछाई नानी की है? हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, शायद शायद वह अपने कागज को ढूंढ रहा है। भोला डरकर बोला, और इसलिए खेतों में घूम रहा है क्योंकि वही उसकी राह थी। केसरी फुसफुसाई, और मंदिर में इसलिए आया क्योंकि वही जगह है जहां वह आखिरी बार देखा गया था। नंदू ने धीरे कहा, कुएं तक इसलिए गया क्योंकि वहीं उसकी कहानी दबी थी। पूरे चौक में पहली बार सच्चाई की ठंडी लहर फैल गई। नंदी की परछाई, राहगीर की सांसें, माला का रहस्य, सब जैसे एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। और तभी धान गेहूं की दिशा में एक आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत दूर की, पर बहुत साफ, कागज लौटा दो। भीड़ एकदम जम गई। केसरी का दिल बैठ गया। भोला ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी। हरिराम मुखिया के होंठ कांपने लगे, जैसे कोई पुराना गुनाह उसके सामने खड़ा हो। पंचायत चौक में कागज लौटाओ कि वह आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी, जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य हाथ ने थाम लिया हो। रात की ठंड वही थी, धुंध भी वही, पर अब हर आवाज के पीछे क्वाइदोते एक कहानी की सांस सुनाई दे रही थी। हरिराम मुखिया कांप रहे थे। पहली बार गांव के सामने उनकी आंखों में डर से ज्यादा गिल्ट दिख रहा था। लोग छिटक छिटक कर अपने घर चले गए, पर घरों के अंदर अफवाहें धुंध की तरह फैल चुकी थी। नानी लौटा है, सीमा का कागज मांग रहा है, पाप को सजा चाहिए, धान गेहूं की जमीन शापित हो गई है। हर घर की छत हिल रही थी, हर दीवार जैसे धीरे धीरे एक पुरानी आवाज से भर रही थी, एक खोए हुए आदमी की। उधर नंदू, भोला और केसरी पंचायत चौक से लौटते हुए चुप थे। तीनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, वो कागज कहाँ है? क्योंकि यदि नानी की परछाई उसे खोज रही है तो वह कागज अभी भी कहीं जिंदा है। रात में खेतों के पास घंटों तक झींगुरों की आवाज चलती रही, पर नंदू को हर आवाज कदमों की धनसक लग रही थी। सुखबती ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, कुछ बताओगे कि पंचायत में क्या हुआ? नंदू थके स्वर में बोला, सच बाहर आ रहा है। सुखबती की आंखें फैल गईं। कौन सा सच? नंदू ने धीरे कहा, 13 साल पहले एक आदमी गायब हुआ था नानी, और अब वह लौट आया है। सुखबती के हाथ कांप गए। लौट आया? किस रूप में? नंदू चुप रहा। कभी कभी खामोशी सबसे भारी जवाब होती है। दूसरी तरफ भोला घर पहुंचकर अपनी मां के सामने बैठ गया। उसकी मां देवी सफेद बालों के साथ गहरी आंखों वाली बुजुर्ग थी। देवी ने उसे देखते ही पूछा, बेटा तू इतना डरा क्यों है? भोला ने धीमे से कहा, मां, नानी लौटा है। देवी का चेहरा पल भर में पीला हो गया। भोला ने तुरंत पूछा, मां, तुम्हें नानी के बारे में कुछ पता था? देवी की सांसें भारी हुई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली। भोला को समझ आ गया, गांव की बुजुर्ग महिलाएं कुछ जानती थीं, पर सच कहने से डरती थी। केसरी अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिमाग में नानी की माला, कुएं की गहराई, मंदिर की घंटी और परछाई की आवाज सब एक साथ घूम रहे थे। वह फुसफुसाई, नानी, आखिर तू किसका सच मांग रहा है? और तभी उसकी खिड़की पर हल्की टकटक हुई। केसरी चौंकी। वह खिड़की तक गई। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ धूम। पर खिड़की की चौखट पर एक छोटा सा गीला मिट्टी का निशान था।
उसी तरह का जैसे धान के पास पाए गए थे। केसरी का दिल तेज धड़कने लगा। गांव में सुबह जैसे किसी ने रंग चुरा लिया हो। चारों ओर स्याही सी धुंध। नंदू खेत की तरफ निकला, पर बीच रास्ते में उसे गांव वालों की भीड़ दिखाई दी। सब लोग पुराने बरगद के पास जमा थे। नंदू, भोला और केसरी साथ साथ वहां पहुंचे और फिर तीनों के चेहरे दंग रह गए। बरगद के तने पर कोयले की तरह काले दाग से कुछ लिखा हुआ था। सच लौटाओ, कागज मेरा है। भोला के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। केसरी ने कांपते स्वर में कहा, नानी, दिन में भी दिखाई दे सकता है। लोगों ने आहें भरी। बरगद के पास कभी कुछ लिखा नहीं गया। ये कैसे हुआ? किसने लिखा? रात में कोई आवाज आई थी। सन्नाटा और डर एक साथ फैल रहा था। इसी समय पंडित गोपाल दास आए। उन्होंने लिखा हुआ देखा, उंगलियों से छुआ और चौंकते हुए बोले, ये कोयला नहीं है। सबने पूछा, तो क्या? गोपाल दास की आवाज धीमी लेकिन भयावह थी, ये कुएं की भीगी मिट्टी है। भीड़ में सिहरन। नंदू बोला, मतलब वो कुएं से बाहर आया, यहां तक चला और फिर खेतों में गया। भोला ने कांप कर कहा। धीरे धीरे पूरा गांव उसके रास्ते में है। हरिराम मुखिया धीरे धीरे आगे आए। उनके चेहरे पर पछतावे की गहरी रेखाएं थी। उन्होंने दबी आवाज में कहा, उसका कागज, उसका सच कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही छुपाया था। गोपाल दास ने पूछा, कहां? हरिराम ने जवाब देने की कोशिश की, पर उनकी आवाज टूट गई। मुझे याद नहीं, या शायद मैं याद नहीं करना चाहता। भीड़ गरज उठी, सच बोलो मुखिया जी, 13 साल से इंतजार कर रहे हैं हम। हरिराम की आंखें भर आईं और तभी धान गेहूं की दिशा से एक और आवाज आई, कागज दो। इस बार आवाज इतनी साफ और इतनी पास थी कि हर आदमी पीछे मुड़कर उस दिशा में देखता रह गया। धान की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही थीं, पर उनके बीच एक काली लंबी परछाई धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। नंदू ने देखा, उसी तरह टेढ़ा कंधा, अधर में टूटा चेहरा और हाथ में कुछ चमक रहा था। भोला घबरा गया। नंदू, उसके हाथ में क्या है? केसरी ने फुसफुसाया, शायद हम उसी की तलाश कर रहे थे। चमकती चीज धीरे धीरे धुंध में साफ हुई। एक मुड़ी तुड़ी पुरानी चिट्ठी, और वहीं गांव की आंखों के सामने राहगीर पहली बार दिन के उजाले में खड़ा था। धान गेहूं की सीमा पर खड़ी वह परछाई आज पहली बार दिन की हल्की रोशनी में दिखाई दे रही थी। गांव की भीड़ बरगद के पेड़ के नीचे से धीमे धीमे पीछे हटने लगी। हर सांस भारी, हर नजर कांपती, हर दिल पूछता, 13 साल पहले जो हुआ था, क्या आज सच होकर लौट आया है? परछाई के हाथ में वह चमकती हुई मुड़ी तुड़ी चिट्ठी जैसे सालों पुरानी चीख हो, धुंध में दबाई गई, अब बाहर निकाली गई। नंदू आगे बढ़ा। उसके भीतर डर भी था और एक अजीब सी जिज्ञासा भी, इतनी कि सांसें तेज हो गईं। भोला ने उसका कंधा पकड़ा। आगे मत जा, वह इंसान नहीं। नंदू ने हाथ छुड़ाया। पर वो चीज हमारी खोज का हिस्सा है भोला। केसरी भी कुछ कदम आगे आई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पर आंखों में एक दृढ़ता थी, उस दृढ़ता की जो किसी सच को आधी सड़क पर छोड़ नहीं सकती। परछाई धीरे धीरे हिली। उसकी चाल इंसानी नहीं थी। एक पैर भारी, दूसरा मिट्टी में धंसा जैसा, जैसे वह आधा इस दुनिया में और आधा किसी और अंधेरी जगह में अटका हो। और फिर उसने हाथ ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां मिट्टी में भीगी हुई, लंबी लंबी, टूटी सी थीं। हाथ में पकड़ी चिट्ठी धीरे से हवा में कांपी और धुंध के साथ नीचे गिर गई। परछाई को देखकर हरिराम मुखिया की आंखों से डर और अपराध दोनों एक साथ बाहर झलक आए। उनके होंठ कांप रहे थे, फिर भी उनमें से कोई शब्द नहीं निकल रहा था।
एक पल के लिए परछाई ने मुखिया की तरफ देखा। उस निगाह में नफरत नहीं थी, सिर्फ खोज थी, जैसे वह जानना चाहती हो कहां है उसका रास्ता, कहां है उसका कागज। उसके बाद हवा में एक भारी सांस फैलती हुई सुनाई दी। कागज दो। और परछाई जैसे आई थी वैसे ही धीरे धीरे धान की कतारों में धुंध बनकर गायब हो गई। भीड़ स्तब्ध। पंडित गोपाल दास ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी उठाई, पर उसे खोलते ही उनकी आंखें फैल गईं। कागज की सतह गीली थी, पर उस पर लिखे शब्द अभी भी जिंदा थे। यह जमीन धान गेहूं की सीमा नानी पुत्र घनश्याम की है। गांव वालों में हलचल मच गई। भोला चीख पड़ा, मतलब सीमा की असली जमीन नानी की थी। केसरी ने पन्ने को ध्यान से देखा। नीचे एक और लाइन थी। इस कागज की फोटो दो लोगों के पास है, मुखिया हरिराम और पंडित गोपाल दास। नंदू का दिल धक से रह गया। उधर भीड़ एक झटके में दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग मुखिया की ओर देखने लगे, कुछ पंडित की ओर। पंडित गोपाल दास हकबका गए। मैंने कभी ऐसी कोई फोटो नहीं देखी। हरिराम पीछे हट गए। चाल ढीली, गर्दन झुकी। उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे कोई पुराना डर उनकी पीठ पर चढ़ आया हो। नंदू ने स्टर्न आवाज में पूछा, मुखिया जी, ये फोटो कहां है? हरिराम हर शब्द चबाते हुए बोले, मैं नहीं जानता। हमने कभी ऐसी बात पंचायत में उठाई ही नहीं। केसरी ने ठंडे स्वर में कहा, पर नानी ने लिखा था, दोनों के पास है। भीड़ भी गरज उठी, सच बोलो, कागज कहां है? 13 साल तक क्यों छुपाया? हरिराम अब एक कोना पकड़कर खड़े हो गए, जैसे किसी ने उन्हें नंगा सच दिखा दिया हो। उनकी आवाज ऑलमोस्ट टूट गई। कुएं की रात, सब उथल पुथल थी। बारिश, लड़ाई, झगड़ा। मैंने कागज ले लिया था और उसे छिपा दिया। नंदू ने झटके से पूछा, कहां? हरिराम का जवाब भीड़ को दहला गया। मंदिर की नीची सीढ़ी के नीचे। गोपाल दास ने चीख कर कहा, क्या? वही सीढ़ी जहां आज माला रखी गई। हर आदमी सन्न। अफवाहों की जगह आज सच बोल रहा था। केसरी ने धीरे से कहा, नानी हर रात वहीं क्यों घूम रहा था? क्यों उसकी माला मंदिर में रखी मिली? क्योंकि वह वहां पहुंच रहा था जहां उसका सच दफन है। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। उम्र की झुर्रियां पछतावे से भर गईं। मैंने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। और नानी उस रात लड़ाई के बीच कुएं में गिर गया। भीड़ हाँफने लगी। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ आगे चढ़ाए। भोला ने हकबकाते पूछा, क्या वह गिरा था या धक्का दिया गया था? हरिराम कांप गए। उनकी आंखें एक पल के लिए गहरी सच्चाई में उतर गईं। लड़ाई के धक्के में हम सबने हाथ लगाया था। सन्नाटा, इतना भारी कि बरगद के पत्ते भी चुप हो गए। नंदू ने महसूस किया, पेट में एक गांठ सी बन गई है। उसके पास शब्द नहीं थे। भरोसा टूटने की आवाज कानों में गूंज रही थी। तभी अचानक धान गेहूं की दिशा से हल्की बिजली सी चमक हुई। धुंध हिली और किसी के कदमों की धीमी खुरदरी आवाज आई। अब कागज दो। गांव आज पहली बार समझ गया, परछाई किसी को डराने नहीं आई, वह अपना सच लेने आई है। धान गेहूं की सीमा पर नानी की परछाई का दिन के उजाले में दिखाई देना पूरे गांव की नींद उड़ा चुका था। पत्थरीपुर और खिड़सारी, दोनों तरफ लोगों के चेहरों पर डर, पछतावा और बेचैनी एक साथ उतर आए थे। और आज रात पूरे गांव को लगने वाला था कि यह कहानी सिर्फ 13 साल पहले की गलती नहीं, एक अनसुनी चीख की वापसी है। सूरज डूबने लगा, आकाश लाल हुआ और धुंध फिर से धान गेहूं की तरफ एक सफेद चादर की तरह लिपटने लगी। नंदू, भोला और केसरी आज पहरा देने नहीं आए। आज पूरे गांव में पहरा लगाया गया था। हर तरफ 5-5 लोग, लेकिन डर का विस्तार किसी पहरे से नहीं रुकता। पहले सन्नाटा,
फिर अचानक, अरे उधर देखो! धान वाले गांव की तरफ एक आदमी चीखता हुआ भागा। पीछे पीछे 10-15 लोग दौड़ पड़े। नंदू, भोला और केसरी सबकी ओर भागे और जो दृश्य सामने था उसने सभी के पैरों से ताकत खींच ली। धान और गेहूं दोनों तरफ एक बड़ा हिस्सा अजीब तरह से कुचला हुआ था। न इंसान के कदम, न किसी बैल या सुअर की चाल, कैसे भी नहीं, बल्कि जैसे कोई भारी चीज, बहुत भारी, धीरे धीरे खेत के बीच घिसटती हुई चली हो। धान की पत्तियां कुछ जगहें आधी टूटी हुई, कुछ जगह पूरी झुकी, जैसे किसी ने गुस्से में रास्ता बनाया हो। केसरी ने कांपते हुए कहा, ये चेतावनी है। भोला ने घबराकर कहा, उसने रास्ता बनाया है कुएं से मंदिर की तरफ। नंदू ने झुक कर देखा। मिट्टी में लकीरें बनी थीं, लकीरें जो कुएं से शुरू होती थीं और सीधे मंदिर की तरफ जाती थीं। पंडित गोपाल दास दूर से दौड़े आए। उनकी सांसें तेज थीं। उन्होंने खेत को देखकर कहा, ये फसल नहीं रौंदी गई, ये रास्ता बनाया गया है। हरिराम मुखिया पीछे खड़े थे, चेहरा राख जैसा। उन्होंने अटकते हुए कहा, वह मंदिर की तरफ जा रहा है। केसरी ने मुट्ठी भींची। वह कुछ ढूंढ रहा है और अब हम जानते हैं क्या। गांव के लोग मंदिर की दिशा में भागे। धुंध इतनी गहरी थी कि रास्ता खुद किसी कहानी की तह सा लग रहा था। मंदिर के सामने पहुंचते ही सब रुक गए। मंदिर की सबसे नीचे वाली सीढ़ी, वह सीढ़ी जिसके नीचे हरिराम ने कागज दबाया था, उखड़ी हुई थी। सीढ़ी का कोना बाहर की तरफ उठा हुआ था, जैसे किसी भारी हाथ ने नीचे खोजने की कोशिश की हो। धूल फैली हुई थी, पीले पत्तों पर कीचड़ के छींटे, कुएं की मिट्टी जैसे। भोला चिल्लाया, यहीं आया था वो, यहीं। केसरी सीढ़ी के सामने झुक गई। उसने धीरे से मिट्टी हटाई और तभी उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। नंदू झट नीचे बैठा। पंडित गोपाल दास भी पास आए। सीढ़ी के नीचे मिट्टी में अर्ध दबी एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली, बरसों पुरानी, धूप में फटी हुई, कीचड़ से सनी। हरिराम का चेहरा देखने लायक था। आंखें चौड़ी, गहरा अपराध बोध और शरीर कांपता हुआ। यही है, वह बुदबुदाए। नंदू ने धीरे से पूछा, इस पेटी में क्या है मुखिया जी? हरिराम ने होंठ दबा लिए। गोपाल दास ने आगे बढ़कर कहा, इसे खोलो। भारी सांसें, लोगों की नजरें तेज। नंदू ने पेटी का जंग लगा कुंडा धीरे धीरे उठाया। कर्क कर्क ढक्कन खुला और भीतर पुरानी तेल लगी चिट्ठियां, कुछ जमीन के नक्शे और सबसे ऊपर वह असल कागज पड़ा था जो वर्षों से धरती और झूठ दोनों के नीचे दबा था। उस कागज पर लिखा था, सीमा का असली हकदार नानी पुत्र घनश्याम। पीछे 2 मोहरें लगी थीं, पंचायत मोहर, मंदिर की मोहर, पंडित की। केसरी ने एक झटके में गोपाल दास की ओर देखा। आपने इसे क्यों नहीं बताया? गोपाल दास की आंखें भरी थीं। मैंने कभी यह कागज देखा ही नहीं, पर मेरी मोहर किसी ने चोरी से लगाई। हरिराम की गर्दन झुक गई। उनका गुनाह अब किसी परछाई की फुसफुसाहट नहीं, खुला सच था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, वह रात बहुत भयानक थी। बारिश, लड़ाई और सच का डर। नंदू ने कागज उठाया। उसका हाथ कांप गया। तभी मंदिर की घंटी खुद ब खुद, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, अनवरत बजने लगी। टनननन। केसरी ने चीख कर कहा, वह यहां है। और मंदिर की सीढ़ियों के कोने पर धान की पत्तियों की तरह हिलती हुई एक काली लंबी छाया दिखाई दी। नाक, आंख, चेहरा कुछ भी साफ नहीं, बस एक टूटा सा सिर और एक कंधा झुका हुआ। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ आ रहा था। कदम भारी, सांस उस गहरे कुएं से आती हुई जैसा, और उसकी आवाज, कागज लौटा दो। नंदू के हाथ में पकड़ा वह असली कागज अचानक थोड़ा गर्म हो गया, जैसे सालों पुरानी आत्मा उसे पहचान रही हो।
गांव वाले डर से पीछे हट गए। हरिराम गिरते गिरते बचे। गोपाल दास भगवान का नाम लेने लगे, पर नंदू वह वहीं खड़ा रहा। केसरी धीरे से बोली, भैया, अब ये कागज किसे लौटाना है? तुझे पता है? नंदू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई अजीब सी शांति थी। मंदिर की सीढ़ियों पर नंदू के हाथ में पकड़ा असल कागज अब सिर्फ एक पुरानी चिट्ठी नहीं था। वह किसी भूली हुई आवाज की सांस था, जो 13 साल बाद अपना रास्ता खोजने लौटी थी। सीढ़ियों के सामने धान की पत्तियों की तरह एक काली लंबी परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसका शरीर मानो मिट्टी के कणों से बना हो। एक हिस्सा धुंध में, एक हिस्सा रोशनी में और एक हिस्सा किसी पुराने दर्द में अटक हुआ। भीड़ पीछे हटती गई। हर दिल कहता, भागो, पर नंदू आगे खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसके पैरों को मंदिर की चौखट में गाड़ दिया हो। कागज दो! फिर से आवाज आई, धीमी, भारी, कुएं के गहरे तल जैसी। नंदू ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेज था, पर आंखें शांत। वह आगे बढ़ा। भोला चिल्लाया, नंदू मत जा, वह इंसान नहीं। केसरी ने उसका हाथ पकड़ा, भैया संभल कर। पर नंदू ने धीरे से कहा, आज मैं भागा तो कल कोई और भागेगा। सच को किसी न किसी दिन सामने आना ही था। उसके शब्द मंदिर की दीवारों पर गूंजे और दीवार खुद कंपा उठी जैसे। नंदू 2 कदम और आगे बढ़ा। परछाई बिल्कुल सामने थी, अब इतनी पास कि धुंध के बीच उसका कंधा, टूटा गाल और आधा मिटा चेहरा धीरे धीरे उभर रहा था। नंदू ने धीरे से कहा, नानी, मैं जानता हूं यह कागज तुम्हारा है, यह जमीन तुम्हारी है। तुम्हें जो देना था वह छीन लिया गया। आज मैं उसे लौटा रहा हूं। परछाई स्थिर हो गई। उसकी सांस धीमी होकर हवा में कांपने लगी, जैसे उसने वर्षों से यही पल इंतजार किया हो। नंदू ने कागज आगे बढ़ाया। ले लीजिए, तुम्हारा हक, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा सच। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। परछाई ने कागज को छूने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने धीरे धीरे अपनी अधूरी उंगलियां नंदू की ओर बढ़ाईं, जैसे कहना चाहती हो, सिर्फ कागज नहीं, किसी और की तलाश भी है। नंदू के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। केसरी ने फुसफुसाया, भैया, वह सिर्फ कागज नहीं चाहता। गोपाल दास आगे बढ़े। उनकी आवाज गहरी थी। जिस आत्मा के साथ धोखा हुआ हो, वह कागज नहीं, न्याय मांगती है। भीड़ हड़बड़ा गई। हरिराम मुखिया पीछे कांपते खड़े थे। उनके पैरों में ताकत नहीं बची थी। परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर भीड़ की ओर बढ़ने लगी, पर कोई शोर, कोई तरेरना नहीं। बस एक खोज, एक अधूरा दर्द, एक सवाल जो सालों से हवा में अटका था। परछाई हरिराम के सामने आकर रुकी। मुखिया के होंठ सूख गए थे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हुए कहा, नानी, हम गलत थे, मैं गलत था। सीमा के झगड़े में तुझे धक्का लगा या धक्का दिया गया, यह अब साफ नहीं। भीड़ गूंगी हो गई। तो सच्चाई यह है कि तूने वह मौत नहीं डिजर्व की। हरिराम के पैरों से आंसू टपक रहे थे। वह धीरे से बोले, मैंने तुम्हारा कागज दबा दिया था। मैं डर गया था। लोगों की चिल्लाहट, झगड़ा, बरसात और पाप की आवाज, सबने मुझे अंधा कर दिया। परछाई बहुत धीरे से अपना सिर झुकाया, जैसे किसी गहरी याद को याद कर रही हो। नंदू ने देखा, परछाई का बायां हाथ अब कम कांप रहा था, जैसे सच के पास आते ही उसका दर्द हल्का हो रहा था। हरिराम ने घुटनों पर गिरते हुए कहा, मुझे माफ कर देना नहीं। तेरी जमीन, तेरी पहचान, तेरा अधिकार, सब मिट्टी में दबा दिया हमने। परछाई धीरे से झुकी और पहली बार उसका चेहरा कुछ स्पष्ट दिखा। एक साधारण आदमी का चेहरा, जिसकी आंखें सालों से खुली थीं, पर कोई उन्हें देख नहीं पाया। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न बदला,
सिर्फ एक लंबी थकी हुई याचना। नानी की परछाई धीरे धीरे अपने हाथ नंदू के हाथ की ओर बढ़ाने लगी, जहां तो कागज था। नंदू ने कागज शांति से आगे बढ़ा दिया। परछाई ने कागज को छूते ही हल्की चमक दी। कागज की सतह इतनी गर्म हुई जैसे किसी दीपक की लौ उससे लिपट गई हो। चेहरा धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। सांसें हल्की हो गईं और आखिरी बार उसने बहुत धीमे कहा, अब रास्ता मिल गया। फिर परछाई हवा में जैसे पिघल गई। धान की पत्तियां धीमे धीमे हिली। मंदिर की घंटी अपने आप बजना बंद हो गई। हवा में एक गर्म कोमल शांति फैल गई। गांव की भीड़ जैसे पहली बार सांस ले पाई। केसरी की आंखें भीग गईं। भैया, वह गया नहीं, मुक्त हुआ है। भोला जमीन पर बैठ गया। शायद पहली बार धान गेहूं की सीमा पर सच ने खुद को मुक्त किया है। गोपाल दास ने कहा, जब गुनाह स्वीकार हो जाए और हक लौटा दिया जाए, आत्मा को ठिकाना मिल ही जाता है। हरिराम मुखिया कागज को सीढ़ी पर रखते हुए बोले, कल सुबह दोनों गांव इस कागज के आधार पर सीमा फिर तय करेंगे। अब झूठ नहीं चलेगा। नंदू ने पहली बार महसूस किया, किसी गलती का भार आखिरकार जमीन से उठ गया। धान गेहूं का रास्ता अब डर का नहीं, सत्य का रास्ता बन चुका था। नानी की परछाई हवा में घुल जाने के बाद गांव पर जैसे एक गहरी गर्म सांस उतरी। कई सालों से रेंगते डर को आज पहली बार कोई शांत करने वाला स्पर्श मिला था। धान गेहूं की सीमा, जहां परछाई ने रात दर रात अपनी कहानी सुनाने की कोशिश की, आज शांत थी, पर पूरी तरह खामोश नहीं। जिस सच ने नानी की आत्मा को मुक्त किया था, वहीं वह सच अब दोनों गांवों के बीच नए रास्ते की मांग कर रहा था। अगले दिन की सुबह गांव में पहली बार कोई अफवाह नहीं थी, न कोई डर की फुसफुसाहट, न किसी छाया का जिक्र। बस एक बड़ी सभा, जहां पत्थरीपुर और खिड़साली दोनों गांव उस कागज के आधार पर सीमा दोबारा तय करने वाले थे। मंदिर के आंगन में भीड़ जमा थी। हरिराम मुखिया आज सामान्य नहीं दिख रहे थे। चेहरा थका, पर अजीब तरह का हल्कापन। पंडित गोपाल दास कंधे पर अंगोछा रखे शांत खड़े थे, और नंदू कागज को दोनों हाथों से पकड़े जैसे किसी ने उस पर भरोसा सौंपा हो। केसरी और भोला दोनों उसके साथ थे। कल की रात ने तीनों को किसी पुराने बंधन से और गहरा जोड़ दिया था। हरिराम खड़े हुए और बोले, आज हम गलती को गलती मानकर सही रास्ता चुनेंगे। भीड़ में सन्नाटा। हरिराम ने आगे कहा, कल रात जिस आत्मा ने हमसे अपना अधिकार मांगा, वह अधिकार आज लौटाया जाएगा। कागज को देखते हुए उन्होंने घोषणा की, धान गेहूं की सीमा आज से नानी पुत्र घनश्याम की लिखी चिट्ठी के अनुसार तय होगी, बिना किसी विवाद, बिना किसी बहस के। भीड़ का तनाव एक लहर की तरह टूट गया। सिर हिलते, आंखें नम और सांसें हल्की। लेकिन सच का सफर इतनी जल्दी पूरा नहीं होता। केसरी ने धीरे से पूछा, मुखिया जी, नानी का असली गांव कौन सा था? हरिराम ने गहरी सांस ली। खिड़साली, भोला ने झटका। मतलब उसकी जमीन का हिस्सा धान वाले गांव में जाता था। हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, हां, और मुझे इसी बात का डर था। वही डर 13 साल पहले मेरी सोच पर हावी हो गया। गोपाल दास ने गहरी आवाज में कहा, डर से लिया गया फैसला सच को चुप करा देता है, पर हमेशा के लिए नहीं। गांव ने पहली बार समझा कि कागज सिर्फ जमीन नहीं, नानी की आत्मा की अनुशंसा था। नंदू, केसरी, भोला और बाकी गांव वाले धान गेहूं की सीमा की ओर बढ़े। धूप अब पेपाल के पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। कल की तुलना में हल्की, शांत, जैसे किसी ने हवा का दर्द धो दिया हो। धरती के पास पहुंचकर पंडित गोपाल दास बोले, लकीर मिटाओ। दोनों गांवों के 4-4 बुजुर्ग नीचे झुके और उस पुरानी मिट्टी की रेखा को धीरे धीरे मिटाने लगे। रेखा टूटी, फिर मिट्टी में घुल गई
और इंसानी हाथों ने पहली बार सच की जमीन एक साथ समतल की। इसके बाद पंडित जी ने कहा, अब नई सीमा खींचो नानी की चिट्ठी के अनुसार। दोनों गांवों के लोग सहमत हुए और नई सीमा धरती पर खींच दी गई। न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, सिर्फ एक आत्मा की अंतिम इच्छा। जब नई लकीर खींची, नंदू को धान के झुरमुट में हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह चौंका, पीछे मुड़ा। वही दिशा जहां नानी की परछाई रातों में घूमती थी। लेकिन आज वहां कुछ नहीं था। न हवा भारी, न धुंध का झुकाव, न कोई कदमों की धंसक। बस हल्की धूप, शीतल हवा और जमीन की खुशबू, मानो कोई आखिरी बार मुस्कुराकर अलविदा कह गया हो। केसरी धीरे से बोली, भैया, लगा जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। नंदू मुस्कुराया। हाँ, आज पहली बार उसकी आत्मा को ठिकाना मिला है। भोला हंसते हुए बोला, और पहली बार हमें रात के पहरे से छुट्टी मिली है। सब लोग मुस्कुराए। वर्षों बाद धान गेहूं की सीमा हंसी की गूंज से भरी थी। शाम होने लगी, लोग लौटने लगे। नंदू आखिरी बार सीमा देखकर मुड़ा ही था कि केसरी ने आवाज दी, भैया, ये देखो। वह एक धान की पत्ती पर अटकी छोटी सी मिट्टी की गीली बूंद उठाए हुए थी। बूंद के साथ एक छोटा सा आधा फटा कागज का टुकड़ा था। नंदू ने उसे लेकर देखा। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अब शांति तमापी मिले। भोला रो पड़ने वाला था। ये नानी ने छोड़ा है क्या? नंदू ने शांत स्वर में कहा। हाँ, यह उसका आखिरी पहरा था। केसरी ने गहरी सांस ली। राहगीर को आखिरकार उसका रास्ता मिल गया और उसी क्षण धान की पत्तियों में एक हल्की सरसराहट उठी। बहुत नरम, बहुत शांत, जैसे कोई आत्मा सालों की यात्रा के बाद अंत में आराम की जगह पहुंच गई हो। धान गेहूं की सीमा आज भी वही है। बस अब वह झगड़े की नहीं, सच की लकीर है। और गांव वालों को कभी कभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, सच से मत भागो, वरना तुम्हें भी राहगीर बनकर लौटना होगा।